कुछ सरकारें ऐसी हैं, एक बार मोदी जी ने कहा था कि आड़ती जो हैं वो दलाल होते हैं। कई सरकारें मानती हैं कि व्यापारी चोर होते हैं। हम ऐसा नहीं मानते। व्यापारी, उद्योगपति, कारोबारी, दुकानदार किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। और हम आपको कितनी तवज्जो देते हैं ये इस बात से सोच लीजिए कि अभी मैं दिल्ली का चुनाव खत्म करके जैसे ही पंजाब में आया, उस दिन अभी 4-5 दिन पहले सबसे पहली मीटिंग मैंने फिरोजपुर में व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ की। इस टाइम जितने भी दूसरी पार्टियों के नेता हैं वो बड़ी बड़ी रैलियां, रोड शो, सभाएं करने में लगे हुए हैं। हम वो भी कर रहे हैं, लेकिन हर रोज मैं जिस शहर में होता हूं सबसे पहले अपना दिन शुरू करता हूं उस शहर के व्यापारियों और उद्योगपतियों से मुलाकात करने के बाद मैं बाकी लोगों से मिलने के लिए जाता हूं। तो आप लोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप हमारे नौजवानों को रोजगार देते हैं, आप सरकार को टैक्स देते हैं, उसी से देश चलता है, उसी से राज्य चलता है। ये मेरी आपके साथ पहली मुलाकात नहीं है। पिछले 2 साल में मैं कई बार आया हूं आपके बीच में। और मुझे याद है पिछले साल मैं और भगवंत मान साहब, हम दोनों आए थे, सारे अफसरों को, चीफ सेक्रेटरी को, सबको लेके आप लोगों के बीच में। आपने जितने काम लिखवाए थे उनमें से कई सारे काम हो गए, कई सारे काम चल रहे हैं, कुछ काम अभी होने बाकी हैं, उस पे काम चल रहा है। लेकिन ये तो जिंदगी है। उस वक्त आपने मान लो 100 काम लिखाए थे, ऐसा नहीं कि वो 100 ही होंगे, अब आज 100 और नए काम पैदा हो गए होंगे। तो ये रिश्ता है हम लोगों का। आपके साथ ये जो रिश्ता बना है, ये रिश्ता अब जिंदगी भर चलेगा, लंबा रिश्ता चलेगा आप लोगों के साथ। आप लोगों ने 2 साल पहले हमें भारी बहुमत से जिताया था। ऐतिहासिक बहुमत, पंजाब के इतिहास में 117 में से 92 सीट आज तक कभी किसी पार्टी को पंजाब के लोगों ने नहीं दी। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि आप लोगों का हमें इतना प्यार और इतना विश्वास मिला है अभी तक। और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हम ऐसा अच्छा काम करते रहें ताकि आपका ये प्यार और विश्वास हमेशा बना रहे, इसमें कभी कुछ कमी ना आए, ये बढ़ता जाए और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए। पिछले 2 साल में एक चीज तो आपने देखी होगी, हमने कई काम शुरू किए, कई काम कर दिए, लेकिन 75 साल में जो सारा मामला खराब होने लगा था, कोई सेक्टर उठा के देख लो, बिजली खराब थी, सड़कें खराब थी, पानी खराब था, अस्पताल खराब थे, सब कुछ खराब था। लूट मचा रखी थी हमारे से पहले इन पार्टियों ने। अब वो जो उल्टी दिशा में सारी गंगा बह रही थी, अब उसकी दिशा बदलने लगी है, चीजें सही होने लगी हैं। बिजली फ्री हो गई कि नहीं हो गई सबके घर के लोगों? किस किस की बिजली फ्री हो गई, जरा हाथ खड़ा करके बता दो। बिजली फ्री हो गई। हमारे से पहले वाली सरकारें कहती थी घाटे में चल रहा है, घाटे में चल रहा है, पैसा नहीं है। इतना लूट के गए हैं ये लोग, मैं बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी हमने पैसे बचा बचा के, भ्रष्टाचार खत्म कर करके पैसे बचा बचा के आपकी बिजली फ्री कर दी। अब मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। आप में से कुछ लोगों ने देखे मोहल्ला क्लिनिक? कब सुना है आप लोगों ने? आम आदमी क्लिनिक जगह जगह अच्छे हैं कि नहीं है? बहुत बढ़िया है मोहल्ला क्लिनिक। दवाइयां फ्री, उसमें डॉक्टर फ्री, इलाज फ्री, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। कई जगह बन गए हैं, कई जगह भी और बन रहे हैं। उसी तरह से स्कूल अच्छे होने लग गए, सरकारी स्कूल शानदार कर रहे हैं। कई स्कूल कर दिए, अभी 20,000 स्कूल हैं पंजाब में, सारे स्कूल कर देंगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा। बच्चों को नौकरियां देनी शुरू करी हैं। 50,000 के करीब बच्चों को सरकारी नौकरियां, नई सरकारी नौकरियां मिली हैं। ये छोटी बात नहीं है 2 साल के अंदर। सबसे बड़ी बात है, अभी तक जो सरकारी नौकरियां मिलती थी उसके लिए या तो रिश्वत देनी पड़ती थी या सिफारिशी अपने अपने लोगों को देते थे।
एक भी नौकरी सिफारिश से नहीं दी है, एक भी नौकरी रिश्वत लेके नहीं दी है। किसी बच्चे से पूछ लो, सारी नौकरियां मेरिट पे ईमानदारी के साथ गरीबों के बच्चों को, मेरिट वाले बच्चों को, जिसका हक था उन बच्चों को मिली है। पहली बार ये हो रहा है पंजाब के अंदर। जो बच्चे टंकियों पे चढ़े रहते थे उनको पक्का करने का काम किया है। बहुत सारे काम किए हैं हम लोगों ने, लेकिन आज मैं आप लोगों से कुछ मांगने के लिए आया हूं। हमेशा मैं मांगता ही हूं, छोटा भाई हूं आप लोगों का, तो छोटे भाई का तो फर्ज बनता है बड़े भाई से मांगने का, कभी भी मांग सकता है। आज मैं आप लोगों से मांगने के लिए आया हूं। ये केंद्र सरकार बनाने का चुनाव है। पंजाब में 13 सीट है, 13 सीट कम नहीं होती। अगर आप 3 सीट इस पार्टी को, 4 सीट उस पार्टी को, 2 सीट इस पार्टी को दे दोगे तो रायता सा फैल जाएगा, कुछ मजा नहीं आएगा। ये 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दे दो। जैसे आपने 117 में से 92 सीट दी थी। आप पता है केंद्र के अंदर आज जो सरकार बैठी है, कितनी गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने। जिसकी मर्जी सरकार तोड़ देते हैं, जिसकी मर्जी सरकार तोड़ देते हैं। अभी 2 दिन पहले अमित शाह जी आए थे लुधियाना, धमकी दे के गए हैं। सुना आप लोगों ने, देखा वीडियो अमित शाह जी? पता है आप लोगों को, किस किस को पता है अमित शाह जी क्या बोल के गए थे? लुधियाना में धमकी दे के गए हैं 4 जून के बाद पंजाबियों, जो सरकार आप लोगों ने चुन के पंजाब में बनाई है, 4 जून के बाद उस सरकार को खत्म कर देंगे। भगवंत मान को, आपके मुख्यमंत्री को हटा देंगे। तो गुंडागर्दी है यार। ये मतलब आज तक कभी किसी गृह मंत्री को देखा खुलेआम किसी राज्य के अंदर जाके देश का गृह मंत्री गुंडों वाली बात कर रहा है कि 4 जून के बाद मैं तुम्हारी सरकार गिरा दूंगा? अरे कैसे गिरा देगा यार? 117 में से 92 सीट दी है। ये तो शुक्र है आप लोगों का, शुक्र है वाहेगुरु जी का कि 117 में से 92 सीट दी। 117 में से 60 सीट दी होती, अभी तक गिराई दी होती इन लोगों ने। आपने 92 सीट दी, फिर भी इनकी इतनी हिम्मत हो गई आके धमकी देके जाने की। मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, अमित शाह जी, पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है। आप प्यार से मांग लेते, 1 आध सीट दे भी देते। ये धमकी नहीं चलेगी पंजाबियों के सामने। ये हाँ जी, आई लव यू टू, आई लव यू 2 3 4। तो ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी पंजाबियों के सामने। तुमने चैलेंज किया है पंजाबियों को, 3 करोड़ पंजाबियों। अब देखना 1 तारीख को तुम्हारा क्या हाल करते हैं पंजाब के 3 करोड़ पंजाबी। तो आपने 117 में से 92 सीट दी, इसलिए आज मजबूती के साथ हमारे हाथ मजबूत हो गए, मजबूती के साथ आपके काम कर पा रहे हैं। अब ये 13 की 13 सीट दे दो। ये जो इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है, केंद्र सरकार के साथ लड़ने के लिए हमारी ताकत बढ़ेगी, हम आपके हक लेके आएंगे। आप लोगों को पता है कि नहीं, पंजाब की कोयले की खान है। पंजाब सरकार की, पंजाब के लोगों की, पंजाब स्टेट की कोल माइंस हैं उड़ीसा में। वो कोल माइंस अभी तक बंद पड़ी थी हमारी सरकार बनने के पहले। हमारी सरकार बनने के बाद हमने अब खुलवाई हैं, वहां पे कोयला निकालना चालू किया है। हमारे जो थर्मल प्लांट हैं पंजाब में, अब वहां पे हमने अपना कोयला इस्तेमाल करना चालू किया, जो पंजाब का कोयला है। उस कोयले को हमें उड़ीसा से पंजाब लाना था। उड़ीसा से पंजाब लाने के लिए शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है? ट्रेन से। केंद्र सरकार ने ऑर्डर निकाला, उड़ीसा से पहले वो कोयला श्रीलंका जाएगा, श्रीलंका से कांडला पोर्ट गुजरात जाएगा, और गुजरात से पंजाब आएगा।
भगवंत मान बोले कि इसको अमेरिका से ही ले आओ थोड़ा सा, ये तो जरा। तो मान साहब ने लड़ के वो रूट कैंसिल। अगर ये रूट दे देते आपकी बिजली 2 रुपए यूनिट और महंगी हो जाती। यहां पे आप सारे व्यापारी बैठे हो, मैं जानता हूं आपकी पहली डिमांड है कि आपने हमारी घर की बिजली तो सस्ती कर दी, अब इंडस्ट्री की और व्यापार की बिजली भी सस्ती करो। चाहते हो ना सस्ती करें? करेंगे, वो भी करेंगे। लेकिन अगर ये आप सोच के देखो, उड़ीसा से श्रीलंका और श्रीलंका से कांडला और कांडला से पंजाब लेके आते 2 रुपए यूनिट महंगी हो जाती। मान साहब ने लड़ के ये कैंसिल कराया और सीधे अब कोयला आ रहा है, इन्होंने ट्रेन दी। लेकिन आज अकेले मान साहब लड़ रहे हैं। एक आदमी कितनी बार लड़ेगा, किस किस से लड़ेगा? रोज गवर्नर आपके जो बिल पास होते हैं बिल लेके बैठ जाता है, साइन ही नहीं करता। तो ये 13 MP अगर दोगे, ये 13 MP मान साहब के हाथ बनेंगे, 13 हाथ बनेंगे। और उनसे लड़ने के लिए अगली बार केंद्र सरकार कुछ करेगी, उसके मंत्री के घर के अंदर घुस के बैठ जाएंगे। जब तक वो फाइल साइन नहीं करेगा आपके, तब तक नहीं है कि नहीं टीनू जी? टीनू, पंजाब के लोगों के हक के लिए लड़ना है तो ये मंत्रियों के घर के अंदर जाके बैठ जाएंगे। जब तक आपका हक लेके नहीं आएंगे तब तक ये वहां से नहीं उठेंगे। हमारी आंदोलन वाली पार्टी है, क्रांतिकारी पार्टी है। हैं जी? तो ये ऐसे मत कर देना कि 13 में 4 इस पार्टी को, 2 इस पार्टी को, 3 इस पार्टी। 13 की 13 सीट से ये एक भी कम नहीं चलेगी। और पिछले सारे, जब पिछले 5 साल में, 10 साल में जितने MP बनाए आपने देखे? कभी एक MP ने लोकसभा में पंजाब की आवाज उठाई? किसी ने आवाज नहीं उठाई। आप जिता के भेजते हो, लोकसभा में जाते हैं, सारे अपनी अपनी सेटिंग करने में लग जाते हैं। इसकी उसने सेटिंग कर ली, उसकी उस पार्टी से सेटिंग हो गई, इसकी इस मंत्री से सेटिंग, सारे अपनी सेटिंग, अपना धंधा, लोकसभा में बैठ के अपना धंधा चलाते हैं। ये हमारे 13 के 13 आपके लिए काम करेंगे। मैं नजर रखूंगा, मान साहब नजर रखेंगे इनके ऊपर। इन्होंने पूरी गुंडागर्दी, इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया। कहते हैं केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। लोग कह रहे हैं जी अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो दुनिया में ईमानदार कोई नहीं है। कहते हैं केजरीवाल ने 100 करोड़ का भ्रष्टाचार करा, 100 करोड़ रिश्वत ली। मैंने उनसे पूछा 100 करोड़ अगर रिश्वत ली वो कहीं तो मिलेगा? 500 जगह रेड मार ली तुम लोगों ने, एक नया पैसा नहीं मिला, हवा में गायब हो गया क्या 100 करोड़? कहीं कोई कैश मिलेगा, कहीं लॉकर, कहीं बैंक में मिलेगा, कहीं ज्वेलरी मिलेगी, कहीं कुछ नहीं मिला। अभी आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, इंडिया टीवी वाले रजत शर्मा ने प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू करा आपकी अदालत में। उसने प्रधानमंत्री जी से पूछा कि केजरीवाल कह रहा है कि आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है। पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे पास सबूत इसलिए नहीं है, रिकवरी इसलिए नहीं है क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री कबूल कर रहे हैं कि पूरा मामला फर्जी है, कोई सबूत नहीं है, कोई। तो क्यों गिरफ्तार किया? 16 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने चुनाव डिक्लेयर किए, 21 मार्च को मेरे को गिरफ्तार कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि मैं पूरे देश में घूम घूम के प्रचार करूं, भाषण दूं। उनको डर लग रहा था केजरीवाल पूरे देश में घूम गया, हमारी 10-15 सीट कम कर देगा, इसको अंदर करो। उन्होंने मेरे को अंदर कर दिया। लेकिन भला हो सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जा केजरीवाल जा, खूब प्रचार कर। और मेरे को 21 दिन की मोहलत दे दी, मैं आप लोगों के बीच में आ गया। और इनके अहंकार का आलम देखो, कितना अहंकार हो गया इनको। अभी पिछले 15 दिन में मोदी जी ने कई टीवी चैनलों को इंटरव्यू दिए, पता नहीं आपने देखे नहीं देखे। उस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं अपनी मां के पेट से पैदा नहीं हुआ, मैं पृथ्वी पे प्रकट हुआ हूं। देखा आप लोगों ने? किस किस ने देखा? जरा से हाथ खड़े।
कहते हैं मैं पृथ्वी पे प्रकट हुआ हूं, मैं भगवान का अवतार हूं। आप में से कौन कौन मांगता है कि मोदी जी भगवान के अवतार हैं? ये क्या हो गया इन लोगों को? संबित पात्रा कहता है भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। नड्डा साहब कहते हैं मोदी जी देवताओं के देवता हैं। पूरे देश में महंगाई हो रही है, इतनी बेरोजगारी हो रही है, उसकी कोई चिंता नहीं है इन लोगों को। जनता का घर चलाना मुश्किल हो रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है इन लोगों को। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में भगवान कह रहे हैं मैं भगवान का अवतार हूं। हम रामचंद्र जी को मानते हैं, हम कृष्ण जी को मानते हैं, हम हनुमान जी को मानते हैं, हम शिव जी को मानते हैं, हम वाहेगुरु को मानते हैं। मोदी जी को भगवान नहीं मान सकते हम लोग। और जनता इतनी महंगाई से त्रस्त है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ गए, बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। जनता सोचती है हमारा प्रधानमंत्री हमारे लिए कुछ करेगा। टीवी खोलो तो टीवी पे मोदी जी भाषण दे रहे होते हैं। क्या कहते हैं? ये इंडिया गठबंधन वालों को वोट मत दे देना, ये तुम्हारा मंगलसूत्र छीन के भाग जाएंगे। भगवान ऐसे बोलता है? ये इंडिया गठबंधन वालों को वोट मत दे देना, ये तुम्हारी टूटी खोल के, उत्तर प्रदेश में भाषण दे रहे थे, टूटी खोल के भाग जाएंगे। क्यों टूटी खोल के? क्या मतलब है इसका यार? क्या हो गया उनको? इनको इंडिया गठबंधन वालों को वोट मत दे देना, तुम्हारे घर में 2 भैंस है तो 1 भैंस खोल के भाग जाएंगे। ये क्या हो रहा है? ये प्रधानमंत्री जी को वहां बॉम्बे गए, बोले शरद पवार भटकती आत्मा है, उद्धव ठाकरे अपने पिताजी की नकली संतान है, इस बात पे वोट चाहिए। अरे यार ऐसे बताते कि पेट्रोल कैसे सस्ता करोगे, डीजल कैसे सस्ता करोगे, तब तो जनता वोट देती। जनता त्रस्त हो रही है और ये कह रहे हैं मैं भगवान हूं, ये भटकती आत्मा है। पता नहीं क्या हो गया इनको। ऐसा प्रधानमंत्री तो नहीं चाहिए अपने को। कोई पढ़े लिखे आदमी को प्रधानमंत्री बनाओ, इस बार देश को बचाओ। ये चुनाव देश बचाने का चुनाव है। एक ये जो बार बार कह रहे थे 400 पार 400 पार 400 पार, हमें 400 सीट चाहिए। किसी ने पूछा किस लिए चाहिए, क्या करोगे? 300 से भी काम चल जाता है, सरकार तो चली जाती है। बोले मोदी जी को बहुत बड़े काम करने हैं। तो किसी ने पूछा जी क्या काम करने हैं इतने बड़े? तो पता चला रिजर्वेशन खत्म करना है, संविधान बदलना है, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बदलना है। बहुत खतरनाक षड्यंत्र रचे हुए इन भगवान ने, इनसे बच के रहो। तो दोस्तों, आप लोगों से फिर इतनी भारी संख्या में आ जा पाए हमारी बातें सुनने के लिए, मिलने के लिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और एक ही वादा चाहता हूं, मेरे को पता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं, एक एक आदमी के पीछे 10-10 हज़ार लोग हैं। आप तो वोट डालोगे ही डालोगे। हर आदमी अपने जितने जान पहचान वाले हैं, जितने एसोसिएशन के लोग हैं, सबके वोट आप लोगों को डलवाने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सत्कारयोग स्टेज उत्ते विराजमान देश दे करोड़ां लोकां दे दिलां दी धड़कन, देश दी राजनीति दी दशा और दिशा बदलण वाले, ईमानदारी दा अलख जगाउण वाले साडे बहुत ही सत्कारयोग मुख्यमंत्री दिल्ली और नैशनल कन्वीनर आम आदमी पार्टी श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्हां दे नाल सुशोभित साडे नेशनल जनरल सैकटरी और मैंबर राज्य सभा श्री संदीप पाठक जी, तुहाडे अपने होने वाले मैंबर पार्लीमेंट पवन टीनू जी, स्टेज उत्ते विराजमान बाकी सारे साडे सत्कारयोग MLA साहबान, अहुदेदार साहबान, हल्का इंचार्ज साहबान, और मेरे सामने पंडाल दे विच सुशोभित बहुत ही सत्कारयोग जलंधर दे इंडस्ट्रीलिस्ट और व्यापारी जिहड़े कि ग्रोथ इंजन ने पंजाब दे,
ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਥੀਓ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 43,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਉਹ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 14 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਟੇਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਔਰ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਔਰ ਵਪਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਥੀਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਪਾਰੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੁੱਟ ਔਰ ਕੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਬਣੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗਰੋਥ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਜੇ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀਆਂ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ 45,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦਾ ਵਪਾਰੀ, ਉਹ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ GST ਦੇ ਟੈਕਸ ਡਿਊਜ਼ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ODS ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਰਫ 4-5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 45,000 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਦ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੀਅਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 900 ਕਰੋੜ ਇੰਨੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ PSPCL 900 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੀਅਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਾਥੀਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਖੌਫ, ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫੀਅਰਲੈਸ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਟੈਰਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਰੇਡ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 56,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 3.25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਾਥੀਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਹੇ GST ਰਜੀਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਜੀਮ ਰਹੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਲੈਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹੱਬ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਹੱਬਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਬਾਕ ਔਰ ਨਿਧੜਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਟੈਕਸ ਹੌਲੀਡੇ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਲੈਂਡਲੌਕਡ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਥੀਓ ਤਵੇ ਉਹਦੀ ਹੋ ਪਾਊਗਾ ਜਦ ਬੇਬਾਕ ਨਿਧੜਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਭੇਜੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੀਡ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੀਨੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 45,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ 4765 ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਤਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋਣ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
उम्मीद सच्ची सुच्ची सियासत का आगाज करने वाले तपस्वी त्यागी नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्हों का जलंधर आने ते मैं बहुत बहुत आप सब वालों स्वागत करदा, धन्यवाद। उन्हों दे नाल मानयोग संदीप पाठक साहब सांसद, मानयोग मित्तल साहब सांसद जी, रमन अरोड़ा जी विधायक साहब, श्री अमन अरोड़ा साहब कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब सरकार, सारे MLA साहिबान ते आप सारे सन्नतकार ते कारोबारी मानयोग सज्जन अज इस मिलनी विच आए हो, तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद। जलंधर दुआबे का प्रमुख शहर इलाका है। इंडस्ट्री वाले रॉ मटीरियल ज्यादातर बाहरों लिया के प्रोडक्ट तैयार करके बाहर भेजते, बड़ा कंपटीशन करना पैंदा, बड़ी मेहनत करते हैं, चाहे वो फोकल पॉइंट की इंडस्ट्री हो, चाहे वो दूसरी इंडस्ट्री हो, चाहे ट्रेडर हो, व्यापारी हो। जलंधर शहर नूं पंजाब नूं बनाउण विच व्यापारियों का बहुत वड्डा योगदान है। करदाता मानयोग केजरीवाल साहब ये शरीफ लोग ने, मेहनती लोग ने, दिंदे भी सारा कुछ ने ते कदी सरकारां नूं परेशान भी नहीं करते। कदी नहीं सुनिया होना बई आ बंद कर दिता ते वो रोक दिता। अपना कम बड़ी मेहनत दे नाल तसल्ली नाल करते रहंदे, पर ये ओपीनियन मेकर हुंदे बड़े जबरदस्त। इन्हां दी भावना नूं, दिली भावना नूं समझना पएगा सब नूं, सरकार। असीं पिछले दिनी बहुत सारे मानयोग कारोबारियों नूं मिले, बहुत प्रॉब्लम्स ने। पिछले 20-25 साल तो इंडस्ट्री एरिया के अंदर, फोकल पॉइंट एरिया के अंदर सड़क ही नहीं बनिया। पुरानी गल कर रहा मैं, पुराना सीवरेज बिना बारिश तो फैक्ट्रियां के अंदर पानी चला गया। अधिकारी माफ करना, सारे नहीं, कुछ शक की नज़र नाल वेखते हैं। ये रवैया बदलना पड़ेगा। ये करदाता यही तो सानू सब नूं तनख्वाहां दिवाउण वाले ने, यही तो डिवेलपमेंट कराउण वाले ने, यही तो इंपलॉयमेंट जनरेट करते हैं। ये जिहड़ी शहरां दी आन शान है, ये कारोबारियां करके। मैं हुणे ही मानयोग अरविंद केजरीवाल साहब नाल गल कीती, उन्होंने कहा कि पैसा हम देंगे, सब ठीक कर देना है, कोई शिकायत नहीं रहने देना। मैं ये भी गल कही कि ऐसे ऐसे लोग, इंडस्ट्री वाले वड्डे लोग आए हैं जिहड़े कदी किसी भी मुख्यमंत्री या किसी भी सरकारी सदे ते घट जाते, ओहो जे अज लोग मैं बैठे देख रहा। ये सिर्फ मानयोग अरविंद केजरीवाल जी दे स्वागत वास्ते आए। मैं तुहानू यकीन दिवाना, तुसी आशीर्वाद दिओ, तुसी मदद करो। मैं हाजिर रह के, नुमाइंदे दा हाजिर रहना भी बहुत जरूरी है, हर सैक्शन नू मिलना भी बहुत जरूरी है, ਉਹਦੀ प्रेजेंस बहुत जरूरी है। जो प्रेजेंट रहेगा तो ही समस्यावां नू जान सकेगा। जो मिलेगा ही नहीं, लभेगा ही नहीं, तो ना उन्होंने समस्या दिखेगी तो ना उन्होंने हल दिखेगा। मैं आप जी का लोकल हाँ,
ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਮੇਰੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਜਲੰਧਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੇਜੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ। 2 ਵਾਰ ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ